नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजधानी में आयोजित जल महोत्सव 2026 में शिरकत की और जल संरक्षण पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि जल संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। वहीं राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि जल महोत्सव देश में जल सुरक्षा को लेकर जन आंदोलन का प्रभावी माध्यम बनेगा। तो वहीं आपको बताते चले सामूहिक जिम्मेदारी भी है जल संरक्षण, जिस पर जोर देती नजर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। साथ ही जल संरक्षण को जीवन का एक हिस्सा भी बताया, जिसे लेकर लोगों को इस जल संरक्षण को जीवन में अपनाने पर जोर देती नहीं नजर आई। वहीं आपको बताते चले सबका जल और साथ ही सामूहिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। ट्वीट कर उन्होंने तस्वीरें भी साझा की। साथ ही आपको बताते चले राष्ट्रपति ने जल संरक्षण पर जोर दिया। जल महोत्सव शिरकत भी करती नजर आई, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। साथ ही जल संरक्षण के महत्व को भी बताती इस दौरान नजर आई। साथ ही उसे अपने जीवन में अपनाने का लोगों से अपील भी करती नजर आई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया कि लोहम में संस्थापक और सीईओ श्री रजत वर्मा और लोहम के चीफ ऑफ स्टाफ आयुष साबात से मुलाकात की और उन्नत सामग्री अनुसंधान और इंजीनियरिंग में अवसरों पर चर्चाएं की। उत्तर प्रदेश में भारत की पहली दुर्लभ पृथ्वी से चुंबक एकत्रित सुविधा स्थापित करने का लोहम का प्रस्ताव राज्य के विकसित हो रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कई पारिस्थितिक तंत्र में वैश्विक की ओर राष्ट्रीय नवप्रवर्तकों की बढ़ती रुचि को भी दर्शाता है। तो वहीं सीएम योगी ने लोहम टीम से की खास मुलाकात, उन्नत सामग्री और इंजीनियरिंग पर भी चर्चाएं की। तो वहीं दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की उपस्थिति में दिल्ली के 23वें उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। और साथ ही दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा, हमारा ये फर्ज है कि हम मिलकर दिल्ली का विकास करें। हमें दिल्ली को उस लक्ष्य तक पहुंचाना है कि कहीं भी आप खुशी से कहें कि ये हमारी राजधानी है। चुनौतियों को सुविधा में बदलना, हम इसी तरफ ध्यान देंगे। स्वागत करती हूँ माननीय एलजी महोदय का कि आप दिल्ली को और अधिक गति से बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि आपके यहाँ होने से दिल्ली की गति और बढ़ेगी, दिल्ली की समस्याओं को और समाधान मिल पाएगा और आपके मार्गदर्शन में, आपके दिशा निर्देश के अनुसार दिल्ली सरकार काम करेगी। सदैव आपके आशीर्वाद। तो वहीं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरों पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, पूरे भारत में घरों, रेस्टोरेंट और उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस की भारी कमी हो गई है। इसका कारण दैनिक उत्पादन में आई भारी गिरावट है, जो 50% तक कम हो गया है। रेस्टोरेंट, होटल और अन्य प्रतिष्ठान इसका सीधा असर झेल रहे हैं। मुंबई के 20% होटल और रेस्टोरेंट पहले ही बंद हो चुके हैं और अगले 2 दिनों में लगभग 50% के बंद होने की भी आशंका है। ये शादियों का पीक सीजन है और अगर ये कमी जारी रहती है तो कई लोगों को अपनी शादियां स्थगित करनी पड़ सकती है। जो घरों में खाना बनाने की भी काम आती है, रेस्टोरेंट में, इंडस्ट्री में, तरह तरह से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एलपीजी सिलेंडर का, गैस का।
इसकी देश में भारी किल्लत हो गई है और उसका कारण है कि पूरे देश में जितनी डेली प्रोडक्शन होती है उसकी 50% प्रोडक्शन कम हो रही है, 50% प्रोडक्शन कम हो रही है। ये कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। हमारे देश में जितनी एलपीजी की खपत है उसका 60% इंपोर्ट होता है और उस 60% इंपोर्ट का 90% स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से आता है। और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज अब इंडिया में जितना आता था इंडिया के लिए बंद हो गया, तो 90% इंपोर्ट्स कम हो गए हैं। तो लगभग 50-55% प्रोडक्शन हमारे देश की एलपीजी की कम हो गई है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा इस वक्त इमीडिएटली रेस्टोरेंट्स और होटल बर्दाश्त कर रहे हैं। सरकार ने आदेश जारी किया है कि रेस्टोरेंट और होटल्स को एलपीजी गैस मुहैया नहीं कराई जाएगी। रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स एलपीजी की स्टॉक नहीं रख सकते, वो उसको स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं। तो जितने एलपीजी सिलेंडर उनको रोज चाहिए होते हैं उतने डेली की डेली उनको सप्लाई की जाती है। तो अब एकदम से अगर एलपीजी बंद हो गई तो उनके पास तो 2 दिन का भी स्टॉक नहीं है, 1 दिन का भी स्टॉक नहीं है। इसकी वजह से अब मुंबई में 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और लगभग अगले 2 दिन के अंदर 50% रेस्टोरेंट और होटल बंद होने जा रहे हैं। तमिलनाडु में लगभग 10,000 होटल और रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पे हैं। पंजाब और दिल्ली एनसीआर में हजारों होटल और रेस्टोरेंट्स आने वाले कुछ दिनों के अंदर बंद होने जा रहे हैं। और ये पीक वेडिंग सीजन है, शादियों का सीजन है। तो मुझे लगता है अगर ये जारी रहा तो बहुत सारे लोगों को शादियां पोस्टपोन करनी पड़ेंगी। और इसी तरह की कहानियां बेंगलोर, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार सब जगह से आ रही हैं। मोरबी जो गुजरात में है, जिसको कि टाइल इंडस्ट्री का एक तरह से कैपिटल माना गया है, वहां पे 650 इंडस्ट्रीज हैं। उनमें से 170 इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और 1 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पूरे देश में इससे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के एकदम से बेरोजगार हो जाने की आशंका है। और इतने बड़े स्तर पे अगर लोग बेरोजगार हो गए तो क्या स्थिति होगी हम सोच सकते हैं। और पिछले दिनों में सरकार ने कमर्शियल भी और डोमेस्टिक भी दोनों एलपीजी के दाम काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। जो सरकार ने बढ़ाए वो तो अलग है, लेकिन अब मार्केट में जम के ब्लैक हो रही है एलपीजी की चारों तरफ। हमें यह समझना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। ये हो रहा है क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जो है वहां से दुनिया का काफी ज्यादा तेल और गैस जो है उसका आवागमन होता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पे कब्जा किया हुआ है और ईरान ने कहा है कि जो उनके फ्रेंडली देश हैं केवल उन्हीं को वहां से अपनी शिप्स ले जाने लाने का अधिकार होगा। तो जैसे रशिया, चाइना, केवल उनके शिप्स को अलाउ किया जा रहा है। इंडिया ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती जो की है वो ये है, किसी भी युद्ध के अंदर जब हमारा कोई स्टेक ही नहीं है, हमें किसी भी का पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए था, हमें न्यूट्रल लेना चाहिए था। नॉन अलाइंड पॉलिसी भारत की विदेश नीति पिछले 75 साल से चली आ रही थी, जिसको प्रधानमंत्री ने चंद दिनों के अंदर डिमोलिश कर दिया। वो जाके सीधे इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो गए, ईरान के खिलाफ खड़े हो गए। युद्ध शुरू होने के 1 दिन पहले उन्हें इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? युद्ध शुरू होने के 1 दिन पहले उन्होंने नेतन्याहू को झप्पी पाने की क्या जरूरत थी? ये करके उन्होंने पूरे देश को संकट के अंदर डाल दिया है। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हमारी समझ के परे है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की पब्लिक रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि अब केरल को केरलम के रूप में जाना जाएगा, जो लोगों के दिल की आवाज है। उन्होंने गर्व जताया कि ये ऐतिहासिक काम बीजेपी एनडीए सरकार ने किया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। एक तरफ बीजेपी एनडीए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेकविध काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट के लोग
आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाने में ही जुटे रहते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर सरकारें चलाई है। इन्होंने देश को विदेशों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर ही बनाया है। और आज देखिए, ये लोग मिलकर अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। आज युद्ध के समय, इस समय में भी कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे। सौरगढ़े केरम के पास नेचर है, कल्चर है, टैलेंट है, टेक्नोलॉजी है और विशाल सागर का आशीर्वाद भी है। इतना सारा सामर्थ्य होने के बावजूद केरलम का विकास उस गति से नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। कभी एलडीएफ सरकार, कभी यूडीएफ सरकार के पैटर्न ने केरलम का बहुत नुकसान किया है। इन दोनों ग्रुपों को लगता है कि 5-10 साल बाद उनकी ही बारी आएगी, इसलिए वो केरलम के विकास के लिए मेहनत नहीं करते। यही पैटर्न केरलम में करप्शन का कारण है, इसलिए यहां डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट रोके जाते हैं। गड़े 21वीं सदी का ये समय केरलम के लिए बहुत अहम समय है। एक ऐसा समय है जब केरलम को नया भविष्य चाहिए, नई शुरुआत चाहिए। मुझे खुशी है कि केरलम की जनता ने अब एलडीएफ और यूडीएफ के कुचक्र से बाहर निकलने का मन बना लिया है। यहां इस विशाल जनसभा में भी यही आत्मविश्वास साफ साफ दिख रहा है। त्रिशूर की जनता ने, तिरुवनंतपुरम की जनता ने, केरलम की अनेक पंचायतों ने, वहां की जनता ने बीजेपी एनडीए पर जो विश्वास दिखाया है, वही अब संपूर्ण केरलम करने जा रहा है। केरला को केरलम के रूप में जाना जाए, ये आपके दिल की आवाज थी। मुझे बहुत गर्व है, अब पूरा देश और दुनिया इस महान राज्य को केरलम कहकर पुकार रहा है। और मुझे इस बात का भी गर्व है कि ऐतिहासिक काम भी बीजेपी एनडीए सरकार ने किया है। ये आपकी भावनाओं का सम्मान है। ये मलयालम की अद्भुत विरासत का सम्मान है। സുഹൃത്തുക്കളെ, गल्फ में चल रहे युद्ध में हमें आत्मनिर्भरता का महत्व भी फिर से समझाया है। एनर्जी हो या फिर अन्य सेक्टर,
भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है, ये हमने कोरोना के दौर में देखा है। यूक्रेन संकट के दौरान देखा है और वर्तमान संकट ने एक बार फिर इसे सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। केरलम के लिए सबसे बड़ी जरूरत टूरिज्म, टैलेंट और टेक्नोलॉजी को नए अवसर देने की, लेकिन 21st सेंचुरी के पहले 25 साल में एलडीएफ और यूडीएफ ने केरलम को युवा शक्ति से वंचित कर दिया है और कांग्रेस को तो केरलम के युवाओं पर, देश के युवाओं के सामर्थ्य पर भरोसा ही नहीं है। केरलम के लोगों ने तो देखा है कि कांग्रेस के युवराज को ये भी नहीं पता कि भारत के युवा आज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में कितनी कमाल कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता को ये भी नहीं पता कि भारत में आज अनेक कंपनियां ड्रोन बना रही हैं। उनको ये भी नहीं पता कि केरलम के ही युवा स्टार्टअप ड्रोन बना रहे हैं, जो सिर्फ अपने छोटे से दायरे में ही सिमटा हो। उसको देश का विकास नहीं दिखाई देगा, उसे केरलम के युवाओं का सामर्थ्य समझ ही नहीं आएगा। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लोकसभा में स्पीकर के मुद्दे को लेकर बड़ी बहस। साथ ही आपको बताते चले, इस दौरान लोकसभा में स्पीकर के मुद्दे को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है, जहां विपक्ष लगातार टकरार नजर आ रही है। लोकसभा में ये बड़ा मुद्दा जो है स्पीकर को लेकर, अविश्वास के मुद्दे को लेकर जो है, आपको बता दें प्रस्ताव पर चर्चाएं अब तेज होती हुई, जहां इस दौरान सदन में जोरदार बहस हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है और सदन में नियम सभी सदस्यों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। तो ये आपको बताते चले, स्पीकर पर संसद में आर पार जहां सरकार और विपक्ष में तकरार देखने को मिली। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव पर यह अहम बहस, जहां लोकसभा में बहस जोरदार देखने को मिल रही है। मान्यवर, आप किसी को बोलने ही नहीं दोगे। कितने भी बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हो, खड़े होकर आप विरोध करते रहोगे और प्रधानमंत्री जी की चेयर तक सारे महिला सांसद एकत्रित होकर आ जाएंगे। ये मैं नहीं मानता किसी भी प्रकार से। प्रधानमंत्री की चेयर होती है भाई। मान्यवर, इसीलिए 375 का प्रावधान की शक्तियां स्पीकर साहब को। अब किसी सदस्य ने कहा कि हमारा बोला हुआ काट दिया जाता है। मान्यवर, 380 के अधीन स्पीकर साहब को अधिकार है असंसदीय शब्दों या टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाने का अधिकार दिया है। प्रयास तो करना चाहिए कि असंसदीय शब्दों या टिप्पणियों का प्रयोग न हो, मगर कई बार वक्ता लय में कर जाते हैं, कुछ जानबूझकर भी करते हैं। मगर लय में की हुई असंसदीय टिप्पणियां संसद के इतिहास में रखनी चाहिए क्या? कोई नहीं कहेगा रखनी चाहिए। असंसदीय टिप्पणियां संसद के इतिहास में रखने से आने वाले दिन के सांसद भी यही संस्कार लेकर जाएंगे। जब व्यवधान आता है और हटा दिया जाता है
तो वो अपने आप, मैंने भी पढ़ा है विधानसभा में जब पहली बार विधायक बना कि क्या हटा दिया, तो मालूम पड़ता है कि ये शब्द हटा दिया जो असंसदीय है, मुझे नहीं बोलना है। मगर यहां तो आग्रह है कि हम कोई भी भाषा का प्रयोग करें, इसको रखने दीजिए, ऐसे सदन नहीं चलता। ये सदन के असंसदीय शब्दों का लिस्ट कोई एक कार्यकाल में नहीं बना है मान्यवर। असंसदीय शब्दों का लिस्ट जब से सदन का अस्तित्व आया तब से लेकर आज तक इस उच्च शासन पर बैठे हुए अनेक महानुभावों के बनाते बनाते बना है, और वो सबको बाध्यकारी, हमें भी है और विपक्ष को भी है। अगर आप कहते हैं कि सदन चलाने के नियम और असंसदीय शब्दों का लिस्ट हमें बाध्यकारी नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, मगर कोई विशेषाधिकार नहीं दिया है। इमरजेंसी नहीं है भैया, कोई विशेषाधिकार नहीं है। अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं, मगर विशेषाधिकार के मुगालते में जो लोग जीते हैं उनको उनकी पार्टी और जनता भी संरक्षण नहीं देती है, इसलिए छोटे 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 होते जा रहे हैं। मान्यवर, लोकसभा स्पीकर उनके अध्यक्ष, उनका महत्व सदन, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। वो एक प्रकार से पीठासीन अधिकारी मात्र नहीं है, हमारी विधायी चेतना और हमारे लोकतंत्र के गरिमा का प्रतीक स्पीकर होता है। जब आप उसके खिलाफ निष्ठा पर सवाल उठाते हो तो आप विधायी चेतना और लोकतंत्र की गरिमा पर सवाल उठा रहे हो। और मान्यवर, ये अंतर उनको आप लाइए ना, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाइए, कोई विरोध नहीं कर रहा। हम मुद्दों पर चर्चा, यहां पर भी मैं मुद्दों पर जवाब दूंगा, परंतु हम मुद्दों पर जवाब देंगे। हम नहीं कहेंगे कि आज का दिन अफसोसजनक है। प्रधानमंत्री जी को हटाने का प्रस्ताव सदन में आ ही सकता है, मगर लोकसभा के कस्टोडियन पर हटाने का प्रस्ताव मैंने तो कम से कम मैं इसको साहजिक घटना नहीं देता। मान्यवर, संविधान ने किसी भी एक्सट्रीम परिस्थिति की कल्पना कर प्रावधान बनाए हैं। ये कोट कर रहे हैं 94C के अंदर इफेक्टिव मेजोरिटी से स्पीकर साहब को हटाया जा सकता है, मगर ऐसे तो युद्ध के समय में कई सारे अधिकार सरकार को प्राप्त होते हैं, आज उसका उपयोग नहीं कर सकते। ये असाधारण परिस्थितियों में स्पीकर को हटाने के लिए, लोकसभा हटाने के लिए किया गया प्रावधान है। ये रोजमर्रा की चीज नहीं है, इसका उपयोग रोज रोज नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी घटना हो तब करना चाहिए। मान्यवर, अनुच्छेद 96 के तहत अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव जब विचाराधीन हो तब संबंधित पीठासीन अधिकारियों अध्यक्ष की सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। क्या हुआ, पहले 3 बार आया, मैंने कहा तीनों बार प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब आए, हम नहीं लाए थे मगर आए। तीनों वक्त ये परंपरा रही कि जब स्पीकर की पर अविश्वास की प्रस्ताव की चर्चा होगी तब स्पीकर साहब इस स्थान पर आसन ग्रहण नहीं करेंगे, तीनों बार। मगर 14 दिन तक सबने अध्यक्षता करी। एकमात्र स्पीकर श्री ओम बिरला है जिन्होंने मॉरल ग्राउंड पर, जब से उन्होंने इसको नामित किया तब से नहीं, और ये हमें मॉरल ग्राउंड सिखा रहे हैं। बिरला साहब को मॉरल ग्राउंड मत सिखाइए। जब आपकी बारी थी, आपकी पार्टी से चुने हुए संसद सदस्य स्पीकर बने थे और आप पार्टी में थे, तब सब बैठे थे बिरला। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए RN टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।